हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक, तो इस क्लास में जल्दी सब लोग आ जाएंगे और जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और उन बच्चों तक जरूर उन ग्रुप में भेज दीजिए जिनके पास कोचिंग जाने की सुविधा नहीं है। वो ऑनलाइन घर बैठे अपने फ़ोन में एक 239 रुपए के रिचार्ज से आप पढ़ सकते हो। ठीक, यूट्यूब पे भी बहुत से ऐसे कोर्स चलाए जा रहे हैं, पर हमारे यहाँ फ्री है। हम साइंस लोगों को पढ़ रटाते नहीं हैं, हम उनको सिखाते हैं एकदम सरल और आसान भाषा में। ठीक, तो चलिए, हाँ, एक और था डाउट आप लोगों का कि ये सर बोर्ड की बात करें तो कौन कौन से बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं ना। अगर बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड के साथ साथ आप एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, अगर इस यहाँ तक के बच्चे अगर जुड़ रहे हैं तो आप लोग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हिंदी बोर्ड का जो इतना भी सिलेबस होता है लगभग सेम होता है, एक दो चैप्टर इधर उधर होते हैं, बाकी आपकी जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस पर हम उस चैप्टर को भी कंप्लीट करा देंगे। ठीक, तो चलिए हम आते हैं अपनी क्लास पे। और हाँ, सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, क्योंकि आप लोग देखते हो हमारी वीडियो, देखते हो हमारी क्लास में आते हो, पर आप लोग शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। तो आप लोग देखने के साथ साथ लाइक शेयर भी किया करिए। ठीक, तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हम इसके पहले वाली जो कक्षा में बात किए थे, अपचयन, अभिक्रिया और ऑक्सीकरण की बात कर रहे थे ना। इसको हमने लगभग पढ़ ही लिया है। इसमें के हमने क्या किया है कि उदाहरण भी हमने देख लिए हैं। बात यह है कि हम थोड़ा पिछला रिलेट करते हुए चलेंगे ताकि हमें अगली चीज जो पढ़नी है या पढ़ना है, रेडॉक्स अपक्रिया जो हमें पढ़ना, वो आसानी से समझ में आ जाए। देखिए क्या है, हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, अपचयन, अपचयन अपक्रिया। ठीक, ये बात समझ में आई। और ऑक्सीकरण की बात किए थे ना, ऑक्सीकरण। अगर इन दोनों में देखा जाए तो क्योंकि जो हम रेडॉक्स अपक्रिया पढ़ने वाले हैं वो इसी पर आधारित होने वाली है, जो हम रेडॉक्स अपक्रिया पढ़ने वाले हैं वो इसी पर आधारित होने वाली है। देखिए, ऑक्सीकरण में हमने क्या बताया था कि कोरोना काल में ऑक्सीजन जो पा जाता था वो क्या चिल्लाता था, मेरा ऑक्सीकरण हो गया, मेरा ऑक्सीकरण हो गया। खुलेआम चिल्लाता था कि मुझे ऑक्सीजन मिल गई, मुझे ऑक्सीजन, मेरा ऑक्सीकरण हो गया। तो ऑक्सीजन का मतलब है कि ऑक्सीकरण जो क्रिया है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की, ओ से ऑक्सीजन है, ठीक, क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीकरण में होती है तो ऑक्सीजन की कमी किस में होगी, वो होगी अपचयन में, यानी ऑक्सीजन की कमी। ठीक, ये आपको हमेशा जुबान पे याद होना चाहिए कि मेरा ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीजन मिल गई और मुझे अपचयित नहीं हो रही, मुझे ऑक्सीजन मिला ही नहीं, इस बात का मुझे अफसोस है। ठीक, तो यहाँ लिखिएगा कि ऑक्सीजन की कमी किस में होती है, अपचयन में। और देखिए, एक हाइड्रोजन की भी हम चर्चा किए थे, किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की जो कमी होती है वो ऑक्सीकरण में होती है। हाइड्रोजन की कमी किस में होती है, ऑक्सीकरण में होती है। अगर हम इसमें कमी हो रही है तो अपचयन में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक, क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर हाइड्रोजन की कमी हो रही ऑक्सीकरण में तो अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। और एक चीज हम बताए थे कि जो आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों की जो वृद्धि होती है, आवेश की जो वृद्धि होती है वो अपचयन में होती है, किसकी, हाँ सॉरी, ऑक्सीकरण में आवेशों की वृद्धि होती है, आवेशों की वृद्धि। ठीक, अगर आवेश बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण, अगर आवेश की कमी हो रही है तो क्या होगा, अपचयन होगा, यानी आवेश की कमी। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि ऑक्सीकरण में क्या है, आवेशों की वृद्धि होती है और अपचयन में कमी होती है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। यहां तक बात समझ में आई कि हमें क्या देखना है इसमें, कि हाइड्रोजन जो है, यही आपको 3 पॉइंट याद करने हैं बस, अपचयन और ऑक्सीकरण में। आपको हम 2-3 बार बता चुके हैं, याद भी होगा। ठीक, और आज पूरी क्लास में ही लिखा भी रहेगा, आप लोग देखते चलिएगा और रटते चलिएगा और पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया।
अभिक्रिया। अगर हम रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करें, इसकी परिभाषा की एकदम सरल भाषा में, हमें तो नहीं लगता कि इससे कहीं सरल भाषा में आपको पढ़ाया जा रहा हो, एकदम सरल और इजी भाषा में, आपके गांव की जैसी भाषा में ना, आप लोग थोड़ा सा भी सेंस का प्रयोग करिएगा, समझ में आएगी हर चीज। ठीक, देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है, रेडॉक्स में क्या है कि इस अभिक्रिया में जो ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीकरण भी हो। कहने का मतलब ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की कमी हो, आवेशों की वृद्धि हो, तब ऑक्सीकरण होगी। और अपचयन अभिक्रिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो, हाइड्रोजन की क्या हो, वृद्धि हो, और आवेशों की कमी हो। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए एकदम सिंपल सा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसके हम उदाहरण की बात करें, देखिए उदाहरण से आप लोगों को, एग्जाम्पल से क्या होता है, हर चीज बड़ी आसानी से समझ में आती है। क्या होती है? आसानी से समझ में आती है। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा, ZnO+C, यानी ये कार्बन है, जिंक ऑक्साइड है, प्लस क्या है, कार्बन है। ठीक, अगर इसको हम क्या करते हैं और आगे लिखते हैं तो क्या बनता है, Zn+CO बनता है, ऐसे बनता है। अब इसमें देखिए हमें क्या देखना है, पहले ऑक्सीकरण देखना है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण का मतलब है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होनी चाहिए, हाइड्रोजन की कमी होनी चाहिए, आवेशों की वृद्धि होनी चाहिए, 3 में 1 होने चाहिए, और 3 में 1 हमें पता करना है। अब पहले देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की जो संख्या है वो 1 है ना, पहले वाले में। इसमें ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 0 है, मतलब ऑक्सीजन। ठीक, समझ लीजिएगा। अब देखिए जब इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। एकदम आसान भाषा में समझिएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, अब देखिए दूसरे में अपचयन की बात आती है। अपचयन में क्या है, ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए, हाइड्रोजन की वृद्धि होनी चाहिए, और आवेशों की क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। ठीक, एक सेकेंड, इसमें देखिए क्या है कि एक सेकेंड सॉरी, देखिए यहां पर जो हो रहा है, यहां ऑक्सीजन है, यहां पर नहीं है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि किसमें हो रही, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसका मतलब ये अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि पहले वाले में ऑक्सीजन था, यहां ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो कहने का मतलब इसमें क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। ठीक, अब दूसरी देखते हैं, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी लगा हुआ है। कहने का मतलब ऑक्सीकरण में देखेंगे तो ऑक्सीजन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण अपचयन दोनों जिस अभिक्रिया में हो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं ना। यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई तो नोट करिए आप लोग, फिर हम
अगला नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। ठीक, इसको नोट करिए। ठीक, नोट कर लिए, हटाएं। देखिए हम उदाहरण ही हटाएंगे, बाकी परिभाषा ऐसे लिखी रहेगी, तब आप लोगों के समझ में आसानी से आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, CO प्लस H2 है। क्या है? CO प्लस H2, CO एंड CuO है। ठीक, प्लस H2। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ H2 हो जाता है और यहाँ Cu बचता है। अब देखिए यहाँ अगर ऑक्सीजन देखेंगे तो एक है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे तो 0 है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन की संख्या तो थी पहले में, लेकिन उत्पाद में क्या हुआ, ऑक्सीजन कमी हो गई। तो कहने का मतलब यहाँ अपचयन क्रिया होगी। अपचयन आप पहले से देख लीजिए ना, अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन थी, यहाँ कमी हो गई, यहाँ ऑक्सीजन थी और यहाँ कमी हो गई, इसका मतलब अपचयन हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन अकेले था और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गई, तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, ऑक्सीकरण। बच्चा अगर आसानी से समझोगे, थोड़ा सा आप सेंस लगाओगे, अपने दिमाग का यूज करोगे, तो आसानी से सब चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप PhD नहीं कर रहे हैं केमिस्ट्री से, आप MSc नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ हाई स्कूल में हो और थोड़ा थोड़ा सा अपने दिमाग की बत्ती को, यानी दिमाग की चूड़ी को घुमाते चलोगे, तो आसानी से आपको केमिस्ट्री समझ में आना लगेगा। कोई भी आपको बोझ नहीं लगेगा, आसानी से सारे इक्वेशन, सारे समीकरण आसानी से हल कर लोगे। ठीक, तो नोट कर लिए, हटाएं। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। काफी हमारे पास एग्जाम्पल है, 2 4 6 हैं। हम एक एक एग्जाम्पल को देखेंगे कि अपचयन में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, हाइड्रोजन की संख्या किसमें बढ़ रही है, किसमें नहीं बढ़ रही है। ठीक, जैसे हमारे पास क्या है, H2S प्लस Cl2 है, यही है ना, H2S प्लस Cl2 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए सल्फर अकेले करके हम HCl कर देते हैं, ऐसे हम अभी मान लीजिए इसकी संतुलन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ समीकरण ही देख रहे हैं। ठीक, संतुलन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें और इसमें देखिए क्या अंतर है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है। ठीक, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 0 है, दिख रहा है। एक जगह हाइड्रोजन की संख्या 2 है और एक जगह हाइड्रोजन की संख्या 0 है। और इसमें देखिए क्या कह रहा है, अपचयन में कि हाइड्रोजन में वृद्धि होगी, ऑक्सीकरण में क्या कह रहा है, हाइड्रोजन की कमी होगी। कहने का मतलब यहाँ जब हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण। और देखिए यहाँ Cl2 और HCl में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है। HCl में हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ अपचयन अपक्रिया है। अपचयन, अपचयन अपक्रिया तो समझ ले रहे हो ना कि अपचयन के बाद अपक्रिया भी लिखें, अपचयन के बाद अपक्रिया भी लिखें, कि यहाँ तक आप समझ ले रहे हो। यहाँ तक समझ ले रहे हो ना कि ऑक्सीजन में अपचयन वैसे होता है, अपचयन अपक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। ठीक, इतना तो समझ में आता ही होगा, इतना तो तुम लोग समझ ही लेते होगे ना। 10 वाले बच्चे इतने तो समझदार होते होंगे कि अब अपचयन अपक्रिया और ऑक्सीकरण भी देख लेंगे। ऑक्सीकरण के बाद अपक्रिया लिखना जरूरी है, अपचयन के बाद अपचयन अपक्रिया लिखना जरूरी, अपक्रिया तो लिख ही लोगे। ठीक, चलिए हटाएं। चलिए एक और देखते हैं, लास्ट में जो है, लास्ट में क्या है, आवेशों की कमी। ये आवेश क्या है, आवेश मतलब जो चार्ज लगता है, जैसे H प्लस हो गया, Na प्लस हो गया, Cu+2 हो गया। ये जो प्लस टोपी जो ऊपर लगती है, उसी टोपी को आवेश कहते हैं, चार्ज कहते हैं, कि इस तत्व पे कितने चार्ज हैं। जैसे मान लीजिए NaCl हो गया, NaCl। अब सोडियम पे देखोगे तो +1 चार्ज होगा, Cl पे -1, ऐसे होगा, है ना। ऐसे हम देखे ना पिछली वाली कक्षा में,
कि Cl में जो आवेश, आवेश का मतलब होता है टोपी से आप रिलेट करिए कि जिस तत्व पे जितनी टोपी होगी उतना उसका आवेश होगा, और जो ऊपर प्लस माइनस होता है, टोपी जो होती है वही उसका आवेश होता है। तब इसमें क्या है कि आवेशों की कमी में हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास Zn प्लस Cu+2 ऐसे है ना, Cu+2। अब देखिए यहाँ पर हमने Zn+2 कर दिया प्लस Cu कर दिया। अब अगर Z जिंक की बात करें तो पहले वाले में आवेश नहीं था, लेकिन यहाँ पर टोपी लग गई है। पहले वाले तत्व में टोपी नहीं थी, लेकिन सेकंड वाले में टोपी लग गई है। टोपी लगने का मतलब है कि उस पर आवेश चार्ज आ गया है, जबकि इस पे आवेश की कमी थी, आवेश 0 था। यहां पर आवेश क्या है, आवेश +2 है कि नहीं है। इसका मतलब यहां क्या हो रहा है, आवेशों की कमी हो रही है। पहले आवेश 0 था, फिर आवेश यानी 2 हो गया, यानी आवेशों में वृद्धि हो रही है। अगर कमी होती तो अपचयन होता, आवेशों में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब आक्सीकरण है। क्या है, आक्सीकरण। यहां तक बात समझ में है। हाँ चलिए लिख दे रहे हैं, आक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए ऊपर वाले में पहले यहां आवेश चार्ज था +2, लेकिन लास्ट में क्या हो गया, आवेशों की कमी हो गई। अब जब कमी हो गई तो आवेशों की कमी किसमें होती है, अपचयन अपक्रिया में। अपचयन अपक्रिया में क्या होता है कि आवेशों में कमी होती है, और जब आवेशों में कमी हो गई तो इसको क्या लिखेंगे हम, अपचयन अभिक्रिया। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि अपचयन अभिक्रिया, आक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, हमने ऑक्सीजन की वृद्धि के माध्यम से भी देखा, हाइड्रोजन की कमी को भी देखा, और आवेशों की वृद्धि को भी हमने देख लिया। इन दोनों को हमने देख लिया। ठीक, अब यहाँ रेडॉक्स अपक्रिया होती है खत्म। क्या होती है, रेडॉक्स अपक्रिया होती है खत्म। और रेडॉक्स अभिक्रिया आप लोगों को आसानी से समझ में भी आ गया होगा। ठीक, इतना सरल और इतना इजी भाषा में तो बता रहे हैं यार, इतना तो समझ में आना ही चाहिए। थोड़ा सा तुम भी जोर लगाओ, इस पार से हम जोर लगाएं, उस पार से तुम जोर लगाओ, तब काम होगा ना। ठीक, पूरा नोट कर लिए हो, अगर पूरा नोट कर लिए हो तो इसको हम साफ करें, हटाएं, क्योंकि अब क्या है, हम पूरे श्यामपट को ही खाली करने वाले हैं, क्योंकि इसको हम लिखे थे सिर्फ रेडॉक्स अपक्रिया पढ़ने के लिए। और रेडॉक्स अपक्रिया क्या कहती है कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होता है, उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता हो उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण भी हमने देख लिया, और जो आवेश होता है उसका भी मतलब देख लिया कि जिसके सर पे टोपी लगी हो वही उसका आवेश होता है। ठीक, चले हटाएं फिर। चलिए हम सब हटा रहे हैं। उसके बाद हमारा जो नया टॉपिक होने लगभग, देखिए लगभग एक चैप्टर समाप्त होने वाला ही है। क्या है, ये चैप्टर एकदम अंतिम पड़ाव पर है। फिर उसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण हम प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद हम अम्ल और क्षार पे चलेंगे। ठीक, नए वाले लेक्चर पे, नए वाले चैप्टर पे। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया। क्या देखते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, अवक्षेपण अभिक्रिया की हम बात करें तो एक ऐसी अपक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए आप रेत क्या करते हो, पानी में रेत मिलाते हो तो क्या मिलती है, नहीं मिलती है ना, रेत नीचे बैठ जाती है तल में। बीकर का जो तल होता है वहां पर रेत जाके बैठ जाती है। इसका मतलब वो मिक्स नहीं हो रहा है, विलयन नहीं बना, और रेत का अवक्षेपण हो रहा है। वो क्या हो रहा है, उस अपक्रिया में अवक्षेपण हो रहा है, अवक्षेप किसी का बन रहा है। ठीक, तो इसमें क्या लिखते हैं, अवक्षेपण क्या है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता हो। क्या है, इसकी परिभाषा हम देखेंगे। परिभाषा की अगर हम बात करें तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण
निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा हो, अवक्षेप का निर्माण हो। अवक्षेप समझिए क्या है, अवक्षेप ऐसा समझ लीजिए कि अवक्षेप है क्या, अवक्षेप होता क्या है। देखिए अवक्षेप एक सफेद पदार्थ होता है। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के समय जो पानी के साथ नीचे तल में बैठ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के साथ या समय पानी के नीचे बैठ जाता है। अवक्षेप जो होता है अभिक्रिया के समय पानी के नीचे बैठ जाता है और सफेद होता है। क्या होता है, सफेद होता है। इसका जो रंग होता है सफेद होता है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया के समय पानी के नीचे बैठ जाता है कौन, अवक्षेप। जो अवक्षेप पदार्थ होता है वो पानी के नीचे ही बैठ जाता है। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, क्या मान लीजिए हम यह अर्जेंटम क्लोराइड लेते हैं या अर्जेंटम नाइट्रेट लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट जिसे बोलते हैं, AgNO3 को क्या करते हैं, NaCl के साथ अपक्रिया कराते हैं। ठीक, मान लीजिए AgNO3 प्लस NaCl, अगर इसके साथ हम अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, NaO3 या AgCl मिलता है। क्या मिलता है, अर्जेंटम क्लोराइड AgCl। यहां पर एक चिन्ह ऐसे बना लीजिए, प्लस AgCl हो गया, फिर क्या हो गया, NaNO3। ठीक, यही है ना, Na और NO3। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो अवक्षेप का जो चिन्ह होता है वो ऐसे नीचे की तरफ, इसको हम थोड़ा बढ़िया सा लिख देते हैं, ऐसे जो नीचे की तरफ का चिन्ह होता है इसका मतलब होता है अवक्षेप। क्या है, अवक्षेप। अवक्षेप का जो चिन्ह होता है वो नीचे की तरफ जाता है। ठीक, अब देखिए अर्जेंटम नाइट्रेट जो है ये क्या कर रहा है, अर्जेंटम क्लोराइड एक क्या बना रहा है, नीचे अवक्षेप, उसके तल में जो है एक सफेद रंग का अर्जेंटम क्लोराइड एडजस्ट रुक जा रहा है, बैठ जा रहा है, जम जा रहा है। ठीक, इसी को हम कहते हैं अवक्षेप। और देखिए इसमें देखिए NaCl, इसमें की टोपी जो है अदली बदली की जा रही है। Na जो है इसके साथ जा रहा है, Cl जो है, और Na आगे के साथ जा रहा है। इसका मतलब इसमें जो टोपी की अदला बदली हो रही है, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हो रही है। ये अवक्षेपण अभिक्रिया तो है, अवक्षेपण अभिक्रिया के साथ साथ ये द्विविस्थापन भी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। ठीक, अवक्षेपण अभिक्रिया के साथ साथ द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। ठीक, यहां तक बात समझ में है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया भी इसमें है, क्योंकि टोपी का क्या कर रहा है, अदला बदली कर रहा है। और जब टोपी का अदला बदली करता है तो उसका मतलब ये है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, इसको नोट करो जल्दी। ठीक, नोट कर लिए, हटाएं, अगर नोट कर लिए हो तो हटाएं। फिर हम लास्ट अभिक्रिया देखते हैं जिसे कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की। ठीक, इसको हटा रहे हैं, इसको हटा के अब हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, अगर हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करें, उत्क्रमणीय, ठीक, यहां पर थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई पदार्थ मान लीजिए A है और मान लीजिए B है। अगर A से B बन रहा है
थोड़ा ऐसे समझिएगा कि अगर कोई चीज ए से बी बन रही है, अगर ए से बी बन रही है तो बी से ए भी बनना चाहिए। इसी को कहते हैं कि उत्क्रमणीय अपक्रिया। अगर कोई चीज ए से बी बन रही है यानी उसके विपरीत कार्य करे, अगर कोई चीज यहां से फेंका जाए तो उधर से कोई चीज आ जाए, ठीक, यही है उत्क्रमण। इसमें क्या होती है, इसकी जो परिभाषा की हम बात करते हैं, परिभाषा की, तो लिखते हैं ऐसी अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो दोनों दिशाओं से हो। क्या होनी चाहिए, जो दोनों दिशाओं में होती है, उसे क्या कहते हैं हम, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है, अगर चिन्ह की बात करें तो चिन्ह इसका ऐसा होता है, ठीक, चिन्ह की बात करें तो जहां दो लाइनें एक सामने से जा रही हो और एक सामने से आ रही हो, वहां पर क्या होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, ठीक। इसके अगर हम उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, या तो अगर इसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, N2 है प्लस 2H3, यही है ना 2H3, प्लस में क्या है, सॉरी यहाँ पर 3H2, फिर क्या हो जाएगा यहाँ 2NH3, ठीक। इसमें देखिए क्या है, अगर अमोनिया गैस, हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिला के अगर हम अमोनिया गैस बना रहे हैं तो अमोनिया से हम हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस भी बना सकते हैं। इस बात को आप समझिए कि अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हम अमोनिया बना रहे हैं तो अमोनिया को उच्च ताप पर गर्म करके हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस भी बना सकते हैं, ठीक। यहां तक बात समझ में आई कि उत्क्रमणीय अपक्रिया होती क्या है। देखिए तुम लोग भाई, आप लोग थोड़ी सी मेहनत किया करिए और थोड़ा सा वीडियो को शेयर वेयर करते जाइएगा, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़े। आप लोग ऐसे सपोर्ट करिएगा, आप सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए कि एकदम सरल और आसान भाषा में अगर साइंस पढ़ना हो तो आप हमसे पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल पर विजिट करिए, जी रसायन नामक यूट्यूब चैनल पर आप आइए, पहले आप डेमो क्लास देखिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप सदस्य बनिए, प्रतिदिन आप क्लास अटेंड करिए। और वीकली क्या होता है, यहाँ पर एक मॉक टेस्ट भी होता है जो कि चैप्टर खत्म होने के बाद हम कराते हैं, ठीक। चैप्टर वाइज खत्म होने के बाद हम लास्ट लेक्चर में जो होता है पूरे का सार, जो पूरा हमने पढ़ा है, जितना भी हमने पढ़ा है सब का क्या करते हैं, एक दिन मेन पॉइंट जो होते हैं उनका हम रिवाइज करते हैं या उसको मॉक टेस्ट के रूप में भी हम देखते हैं, ठीक। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास तक। तब तक के लिए अपना और अपने सबों का, अपने अपनों का ख्याल